Hello everyone. I'm literally sorry for the delay to the class because I had some emergency at my home place. So I thus cannot. Okay, I'm literally sorry. चलिए. यार यहाँ पर thumbnail ना थोड़ा सा wrong put up हो गया है. It's not P block elements, rather it's top 20 PYQs of classification of elements and periodicity in properties. I'm going to discuss over here with you guys. ठीक है people? Okay, that's literally great. So actually there was some emergency at my home, so I need to actually um start the class. I need to delay the class basically. So now I'm going to continue the class for the next 1 hour. So I'll just conclude the session by 2:30 basically. Okay, hi Vasu, how are you? Welcome to the class, bacha. So today we basically are going to talk about the top 20 PYQs of classification of elements and periodicity in properties. We'll be discussing few good questions over here with you people over here. ठीक है, चलें. So hi Aditya, good afternoon बच्चा, how are you? Hope everything is fine at your end, isn't it? सब कुछ बिल्कुल भला चंगा, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, everything should go fine. ठीक है, and let's begin the session now. Let me actually talk about the session over here. We'll be solving few good questions of classification of elements and periodicity in the properties over here. Fine. हाँ आदित्य, आप अपना डाउट यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं बेटा, आप अपने डाउट को अब यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं. देयर इज नो इश्यूज इन इट. चलिए. फाइन. मैम इज इट अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस? यार क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में से तो कुछ ऐसा रिड्यूस हुआ नहीं है. ठीक है, हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं कर रहे हैं, हम PYQs करेंगे फॉर द पीरियोडिसिटी इन द एलिमेंट्स बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ से एज सच कोई रिडक्शन नहीं है. यहाँ से तो बेसिकली आपको एक तरह से पूरा थोड़ा सा अच्छा वाला नॉलेज दिया गया है फॉर एवरी पर्टिकुलर ग्रुप, है ना. यहाँ हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो कि आपको आनी ही चाहिए. फाइन. ओके पीपल, सो लेट्स एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक द बोर्ड, ताकि मैं आपसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस कर सकूं. ठीक है भाई, चलिए. सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट मी योर राखी मैम ओवर है. मूविंग अहेड, एंड आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू कि आप लोग बच्चा पार्टी इस पर्टिकुलर एम्बाइब ऐप को डाउनलोड कीजिए, ताकि आप लोग अभी इस पर्टिकुलर ऐप्स के जितने भी फीचर्स हैं उनको फ्रीली एक्सप्लोर कर सकें और इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकें. एम्बाइब वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऐप एक ऐसी ऐप है जहां पर आप वर्चुअली एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं. एम्बाइब स्टूडेंट्स ऐप में ये फीचर्स हैं जो आपको मिलेंगे, and these are super duper good features. Imbibe Learn, Doubt Resolution, Imbibe Live Class, Parent App, Achieve Journey, Imbibe Practice and Test, Interactive Kubo Lessons, and the Lens. These are the two good features of the Imbibe Students app, जहाँ पर हम और आप मिलते हैं through our live classes. Along with that, you can also practice the test. ठीक है, और अपनी अचीव जर्नी को पेरेंट आप पे ट्रैक भी कर सकते हैं, अचीव जर्नी को भी आप इजीली देख सकते हैं. एम्बाइब लेंस के तो कहने ही क्या है, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप यहाँ पर फीड ऑन कर सकते हैं, अपलोड कर लीजिए जो पर्टिकुलर कंटेंट या टेक्स्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, और फिर देखिएगा कि यहाँ पर जो हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग बहुत सिंपलर फॉर्म में आपको पता चल जाते हैं. साथ ही में यू आर गोइंग टू गेट द 3D मॉडल अलॉन्ग विद इट बेसिकली. ठीक है पीपल, सो दिस वॉज समथिंग दैट आई लिटरली वॉन्ट टू टॉक अबाउट. नाउ लेट्स एक्चुअली मूव अहेड, और अब हम बातचीत यहाँ कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस के रिगार्ड में. लेट मी एक्चुअली गो अहेड विद द क्वेश्चंस पार्ट नाउ, और हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं. पहले 10 क्वेश्चंस मैं लिखकर आप लोगों से पूछूंगी, बाकी के 10 क्वेश्चंस we'll have on to the playlist over here. I mean to say we have few questions written by me over here on the slides, लेकिन कुछ 10 क्वेश्चंस मैं अपने हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहूंगी, और उन 10 क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे यहाँ पर करेंगे. सो द क्वेश्चन नंबर 1 विच आई वांट टू डील ओवर हियर इज, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ electronegativity En is not applicable to an element having okay, having which of the following, having which of the following outer shell
कॉन्फ़िगरेशन, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, जैसे ए ऑप्शन है मेरे पास में NS2 NP5, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन बी है आपके पास में NS2 NP4, ऑप्शन सी है आपके पास में NS2 NP3 एंड ऑप्शन डी है आपके पास में NS2 NP6 बेटा। So the concept of electronegativity is not applicable to an element having which of the following outer shell electronic configuration? बताइएगा आप मुझे इसका आंसर सोच समझ के बताइएगा, तभी मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगी कि हाँ भाई आपको आता है। एक तो ये क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पर ही पुट ऑन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नीड टू मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग regarding nature of oxides, regarding nature of oxides, ठीक है। जैसे मैं बात कर रही हूँ कॉलम नंबर 1 की और ये है कॉलम नंबर 2 बेसिकली, एंड यहाँ पर है ए इट्स Na2O, बी इफ आई टॉक अबाउट इस BaO, सी के बारे में बात करें सो इट इज AS2O3, और डी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इट इज Cl2O7। C2 कॉलम क्या है यहाँ हमारे पास में, मैंने यहाँ लिखा है बेसिक है, BaO इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेटा, एसिडिक एंड दिस इज न्यूट्रल, ठीक है। सो यू नीड टू मैच द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स, ए बी सी एंड डी मैंने आपको यहाँ पर दी गिवन है। क्या बात है आदित्य, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, सो आई विल रिक्वेस्ट यू एंड आई विल आंसर दिस क्वेश्चन जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के PYQs लेके आऊंगी। मैं इसके इतना स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ठीक है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और इस क्वेश्चन को मैं तभी डिस्कस करूंगी। अभी हम जो चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं उसी के बारे में विल बी कंटिन्यूइंग ओवर है, ठीक है पीपल, ओके। चलिए, सो मैच द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is not applicable to an element having which of the following outer shell electronic configuration, NS2NP5, NS2NP4, NS2NP3, NS2NP6। बताइएगा इसका सही जवाब आप मुझे। हाँ जी, लेट मी नो। कोई तो 7 बच्चे यहाँ पर सेशन को देख रहे हैं, सो एटलीस्ट एक बच्चा तो यहाँ पर बता ही सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। ये पीरियोडिसिटी वाला ही क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं। हाँ जी पीपल, लेट मी नो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। सही जवाब बताइए आप मुझे। नहीं बता पाए? वासु ने कहा है ऑप्शन ए मैम, शशांक कह रहे हैं कि मैम ऑप्शन ए है एंड वासु कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी है। तो वासु मैं आपके आंसर से इत्तेफाक रखती हूँ ज्यादा, NS2NP6। तो वासु अगर आपने ऑप्शन नंबर डी बताया तो इसका आपने आंसर सोचा भी होगा ना, यू माइट हैव थॉट ना कि भाई यही क्यों, इसका रीजन है वासु आपके पास में, बताइए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द रीजन। देखिए मैं आपको सिंपली यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, basically if I just talk about electronegativity, so what I have to say about electronegativity is the measure of an atom's ability। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजर ऑफ एन एटम्स एबिलिटी, ऑफ एन एटम्स एबिलिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is a measure of an atom's ability, okay, to attract shared electrons, to attract shared electrons
towards itself, to attract shared electrons towards itself in a chemical bond, in a chemical bond, in a chemical bond. याद रखना इस बात को. Yeah, absolute right. So noble gases, they have the journal electronic configuration of Ns2Np6. Noble gases are having the journal electronic configuration of Ns2Np6. Since noble gases do not form the bonds, electronegativity is not applicable to noble gases. इसीलिए option D हमारा सही जवाब है. Let's move on and talk about question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको? आप लोगों को मैच करना है द कॉलम 1 विद कॉलम 2. आप क्वेश्चन नंबर 2 पे एक बार डील कीजिए. मैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए लिख रही हूँ. आई एम राइटिंग डाउन क्वेश्चन नंबर 3. आप क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार थोड़ी देर के लिए सोचिए और फिर मुझे आंसर बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 3 है आयनाइजेशन पोटेंशियल. क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है of fluorine, it's basically 17.42 and 3.45 electron volt respectively. ठीक है. So the electronegativity of fluorine, the electronegativity of fluorine on Mulliken scale, and Pauling scale, Mulliken scale and Pauling scale is X and Y respectively, X and Y respectively. देन आप लोगों को मुझे यहाँ बताना है देन x प्लस वाई बाय 10.11 इज व्हाट. इज ऑप्शन ए आपको दे रही हूँ 12 है, ऑप्शन बी आपको दे रही हूँ 13 है, ऑप्शन सी आपको दे रही हूँ मैं यहाँ पे, ऑप्शन सी है आपको गिवन 14, ऑप्शन डी है आपको गिवन 15. ये मैम इज दिस फॉर नीट और जेई के लिए है बेटा. जेई के सेक्शन में जेई के बारे में आई हैव सॉल्व्ड द सेम क्वेश्चन, देन इट्स लिटरली वेरी गुड. सो देखो क्वेश्चन आपसे मैंने ये पूछा है 4/3 का आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन. It is 17.42 and 3.45 electron volt. The electronegativity of fluorine on Mulliken scale and Pauling scale is x and y. Then x plus y divided by, एक मिनट मैंने यहाँ कुछ गलत दे दिया, it's 1.011. I should have written over here 1.011 basically is what 12, 13, 14, 15. सॉल्व किया तो इसका बताओ. अच्छा पहले आप मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? शशांत, वासु, आदित्य एंड द वंस वाचिंग दिस सेशन, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? मैच द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जवाब क्या है बच्चा पार्टी? यही मैं आपसे पूछ रही हूँ. दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू पीपल. हाँ जी देखिए ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, कल मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसलिए मैं रिपीटेडली इन क्वेश्चंस को पूछ रही हूँ. हम मैंने आपको बताया था ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स जो हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स जो होते हैं व्हाट आर दे आर बेसिक इन नेचर. They are basic in nature. Oxides of metals are what? Basic in nature. और अगर मैं बात करती हूँ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल के बारे में, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, व्हाट शुड आई से अबाउट देम? आई विल से दैट दे आर एसिडिक इन नेचर. दे आर व्हाट? दे आर एसिडिक इन नेचर. याद रखना जो मैं आपको यहाँ पर ये बात और सुझाव दे रही हूँ जो, ठीक है. सो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दे आर बेसिक इन नेचर, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स दे आर एसिडिक इन नेचर. वेयर एज व्हाट आई लिटरली वांट टू टॉक अबाउट कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटेलॉइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ मेटेलॉइड्स
ऑक्साइड्स ऑफ मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। यस और नो पीपल? नॉन मेटल्स जो होते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, जब हम टॉप टू बॉटम रहते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज मेटल्स की टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, वो इजिली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे अगर साइज बड़ा है। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी है टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होती है। I think you are on, we and you, I mean to say I and you, we both are on the same page. अच्छा, मेटेलॉइड्स का मैंने आपको कल एक स्टेयरकेस बताया था, मेटेलॉइड्स का मैंने आपको एक स्टेयरकेस बताया था कल की क्लास के अंदर। यस और नो? मैंने आपको बताया था ना मेटेलॉइड्स का स्टेयरकेस, डिडंट आई टोल्ड यू अबाउट द सेम? मेटेलॉइड्स का जो स्टेयरकेस था, आई एक्चुअली टॉक्ड अबाउट द सेम पीपल। मैंने क्या बताया था आपको? यहाँ पर देखो, मैंने बोला था बोरोन, इसके बाद में क्या आएगा? सिलिकन, जर्मेनियम, ठीक है, देन इट वाज AsSb, यही था। देन यहां पर देखो TePO, समझ में आई? सो बोरोन, पहले आप देखो बोरोन फैमिली में सबसे पहले बोरोन, उसके बाद में कार्बन को छोड़ दो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर यहां देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस को छोड़ दो, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को छोड़ दो आप, As और Sb को पकड़ो, फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम को छोड़ो, पहले एक छोड़ो, फिर दो छोड़ो, फिर तीन छोड़ो। यहां पर आपको बताना चाहूंगी इट्स कार्बन, देन यहाँ क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, देन यहाँ क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर। बताइए मुझे, ऑक्सीजन उससे टीपो, ऑक्सीजन सल्फर, तो पहले आपने कार्बन छोड़ा, एक छोड़ा, पहले बोरोन को रखा, फिर कार्बन को छोड़ा, फिर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, यहाँ पर एक छोड़ना, यहाँ पर दो एलिमेंट्स को छोड़ो, यहाँ पर तीन एलिमेंट्स को छोड़ दो, तो आपको एक स्टेयरकेस यहाँ पर देखने को मिल गया है। बोरोन, उसके बाद क्या देखने को मिला आपको? देन यू एक्चुअली नोटिस्ड कि यहाँ है सिलिकॉन, जर्मेनियम, देन आर्सेनिक, एंटीमनी, फिर टेल्यूरियम एंड देन पोलोनियम। ये स्टेयरकेस दिख गया आपको? सो व्हाट आई लिटरली वांट टू टॉक अबाउट कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटेलॉइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ये तो ट्रू है। तो Na2O क्या है बेसिकली? अगर मैं Na2O के बारे में यहाँ बात करती हूँ, व्हाट शुड आई से अबाउट Na2O बेसिकली? Na2O के बारे में, Na2 है या N2O है? सॉरी, वो N2O है बेटा, मैंने गलत लिखा है, ये N2O है, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए N2O। तो मैंने बताया था ना, 9 को नाश हुआ, N2O इज न्यूट्रल, BaO इट इज बेसिक बेरियम ऑक्साइड, As2O3 ये एम्फोटेरिक है, मेटेलॉइड है, Cl2O7 नॉन मेटल। तो आप यहाँ देखो ये एसिडिक होगा, इट विल बी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या ये आपने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर थर्ड? चलो मैं इतने क्वेश्चन नंबर 4 लिखती हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिख देती हूँ पहले मैं, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या कहना चाहूंगी मैं यहाँ पर? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन ए मैं आपको पूछ रही हूँ, फेकोनी फेकोनी हैव इक्वल साइज, हैव इक्वल साइज, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है मेरे पास में? जिरकोनियम एंड हेफनियम जो है हैव इक्वल साइज, हैव इक्वल साइज, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है मेरे पास में? ऑल एफ ब्लॉक ions, all F block ions have equal size, have equal size. and option D क्या है मेरे पास में? all isoelectronic, all isoelectronic ions have equal size, have equal size, ठीक है। इसके बारे में आप सोच समझ के बताइएगा। इससे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से डील। क्वेश्चन नंबर 3 से हमें क्या डील करना है यार, यहाँ पर बताइए आप मुझे। लेट मी जस्ट हैव वन मोर बोर्ड ओवर है, चलिए ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 से सबसे पहले हम डील करते हैं। चलो बच्चा पार्टी, ओके क्वेश्चन नंबर 3 से मैं डील कर रही हूँ यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 4 का आपने आंसर दे दिया, लेकिन वासु आप मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। हाँ जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन आर दिस एंड दिस। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ऑन मोलिकन स्केल एंड पॉलिंग स्केल आर एक्स एंड वाई। तो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को, अकॉर्डिंग टू मोलिकन स्केल, अकॉर्डिंग टू मोलिकन स्केल में बता रही हूँ, अकॉर्डिंग टू मोलिकन स्केल, डबल एल आएगा यहाँ पर, मोलिकन स्केल, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट इज इक्वल्स टू एक्स, हाँ जी मैम, दैट इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2, बिल्कुल सही मैम, दैट इज इक्वल्स टू 17.42 प्लस 3.45 बाय 2, it is equals to then 10.435 basically. So the value of x is 10.435. ठीक है, according to Pauling scale, according to Pauling scale, according to Pauling's scale basically, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने रिप्रेजेंट किया किससे, y से। इट इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2 इंटू 2.8, ये फॉर्मूला है बेटा। सो इट इज इक्वल्स टू देन, बताओ, इट विल बी देन इक्वल्स टू 17.42 प्लस 3.45 बाय 5.6, दैट इज इक्वल्स टू 3.73। यस और नो, यस और नो। सो वैल्यू y की क्या आई, 3.73, x की क्या आई, 10.435 आई। तो अगर मेरे को इसमें प्लेस करना होगा, सो इट विल बी 10.435 प्लस 3.45 by 1.011, that approximated to 14 basically, 14 will be the right answer। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेज जो है ना, ये आपको दो फॉर्मूलेज याद करने हैं। देखो बेटा, एक तो ये वाला फॉर्मूला याद करना है मोलिकन स्केल का, और पॉलिंग स्केल का एक ये वाला फॉर्मूला याद करना है। इसे याद कर लोगे तो आपका जो क्वेश्चन का अप्रोच है वो सही बैठ जाएगा। आदित्य, अगर आपने क्वेश्चन सेम सॉल्व किया था तो बेटा आई वुड हैव एक्चुअली नोन कि आपको इसका जवाब तो देना चाहिए था ना, आंसर तो आप देते। तो फॉर्मूला तभी मैंने बोला वासु, इसको आप नोट डाउन कर लो। मुलिकन स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या फॉर्मूला है, और पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, बताइएगा मुझे, टेल मी व्हाट आई लिटरली वांट टू टॉक अबाउट, और क्या आप समझे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, फिर देन विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपको कि ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, नंबर 1 फेकोनी हैव इक्वल साइज। अरे नहीं भाई नहीं, जिरकोनियम एंड हैफनियम हैव इक्वल साइज। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, व्हाट आई लिटरली वांट टू टॉक अबाउट, मैं आपको बताना चाहूंगी, स्काई ला, टिजर हफ, ठीक है, ये ग्रुप 3 है और ये ग्रुप 4 है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। जिरकोनियम और हैफनियम का अप्रोक्सीमेटली जो साइज है ना वो सेम है, इट्स बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली। All F block ions have equal size? No, not at all. All iso electronic ions have equal size. भाई मेरे पास Na पॉजिटिव है and I have Mg2 पॉजिटिव, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर है, लेकिन इनके साइज में डिफरेंस है, सो ये भी गलत है।
Yes, so due to lengthenide contraction, zirconium and hafnium have equal size. Atomic radius of zirconium आप अगर याद नहीं करना चाहे मत कीजिए, मैं बता रही हूँ zirconium का जो एटॉमिक रेडिया है इट्स 1.6 एंगस्ट्रॉम और हाफनियम का जो रेडिया इट्स 1.59 एंगस्ट्रॉम. आप देख सकते हैं लगभग लगभग सेम वैल्यू है. Similarly, due to lengthenide contraction, atomic size of if I just talk about Tizaraf, VNB, TA, niobium and tantalum, ठीक है, क्लियर है. It's chromo W, it's molybdenum and tungsten, they are almost same. इनके sizes भी same है. इसका साइज सेम इन दोनों के और इन दोनों के भी साइज हमारे क्या हो जाएंगे, सेम है, साइज सेम बेसिकली. ठीक है, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सूटेबल आंसर है. इसीलिए मैंने आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया. अब हमने सिंस बहुत सारे, मैंने आपको बहुत क्लियरली एक चीज बताई थी रिगार्डिंग दी ऑक्साइड्स. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the which of the following is not an amphoteric oxide, is not an amphoteric oxide basically. ठीक है, ऑप्शन ए मैं आपको दे रही हूँ, इट्स PbO. ऑप्शन बी है आपके पास में Al2O3. ऑप्शन सी है SiO2. ऑप्शन डी है SnO बेसिकली. ठीक है. तो आप मुझे बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस बेसिकली, है ना. तो अब आप सोच के समझ के मुझे बता दीजिए क्या इसका सही जवाब होगा. इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन और यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ the number of valence, what I literally want to talk about, just have a look. The number of valence electrons, the number of valence electrons in the elements, the number of valence electrons in the elements A and B are 4 and 6 respectively. 4 and 6 respectively. ठीक है. The most probable compound, the most probable compound formed from A and B is, जैसे ऑप्शन ए दे रही हूं मैं आपको A2B3, ऑप्शन बी दे रही हूं AB3, ऑप्शन सी दे रही हूं AB2 एंड ऑप्शन डी दे रही हूं A2B. ये आपको मुझे बताना है. ठीक है प्रिया, आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी. आप पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ देना चाहूंगी. इसका जवाब आप मुझे खुद देंगे, मैं इसका ऑप्शंस नहीं दे रही आपको. इसका जवाब दीजिए, इसका रीजनिंग आप मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि एटॉमिक साइज ऑफ गोल्ड इज ऑलमोस्ट सेम as that of silver, due to रीजन देंगे आप मुझे इसका. क्वेश्चन नंबर 7 डन. क्वेश्चन नंबर 8 भी लिख देती हूँ, फिर एक साथ हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे. ठीक है, चलिए पहले हम इन क्वेश्चंस को डील अप कर लेते हैं. तो आप मुझे सबसे पहले बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड. इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स नहीं है. प्रिया ने कहा ऑप्शन नंबर सी. सो प्रिया, आई एम ऑन टू द सेम पेज. ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर. यहाँ पर देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच कैन रिएक्ट बोथ विद which can react both as an acid as a base and as a base, है ना. which can react both as an acid as well as base. SiO2 जो है ना बेटा, it is mild acidic in nature. It is mild acidic in nature. All other are amphoteric oxides. So option number C is the right answer to the question.
अब इसके बारे में बता दीजिए। आंसर दिया इसका? ओके। व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ टीचर, बेसिकली टेल मी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं टीचर से कि जादू की छड़ी चलाएंगे और तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे? It's altogether the hard work of 2 years. It's altogether the hard work of the past 1 year as well. ठीक है? आप ये सोचो, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे भैया दीदी ग्रुप पे, मतलब अपने यूट्यूब चैनल्स पे कहते हैं इट्स पॉसिबल टू क्रैक नीट एग्जाम, जेई एग्जाम इन द लास्ट 4 मंथ्स, इन द लास्ट 3 मंथ्स। अरे भाई, अगर आपने पिछले 2 साल के अंदर, पिछले 1 ईयर एंड 9 मंथ्स में, 1 ईयर एंड 9 मंथ्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द 11th एंड योर 12th, तो 1 साल 9 महीने में अगर आप कुछ नहीं कर पाए हैं, आपने कुछ ढंग से तैयारी नहीं की है, आपके कॉन्सेप्ट्स बुरी तरह से हिले हुए हैं, तो आप फिर चाहे पीवाईक्यूज भी क्यों ना करके जाएं, पीवाईक्यूज में भी आपको प्रॉब्लम होगी। ये हकीकत है, आपको आईना दिखा रही हूं मैं। ये पूछना इज इट पॉसिबल टू गेट 500 मार्क्स स्टिल ऑल्सो, तो पहले आप अपने अंदर मन से पूछिए, अंतर मन से पूछिए आप अपने, कि आपने पिछले 1 साल 9 महीने में क्या किया है, या पिछले 1 साल 11 महीने में आप लोगों ने क्या किया है। जो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या इस 1 महीने के अंदर कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, अदर देन कि आप इतने ज्यादा लकी हैं, इतने ज्यादा लकी हैं कि अगर आप गलत आंसर, अगर आपको लगता है ना कि आप आंख बंद करके भी आंसर मार्क करके आए हैं और आपका लक इतना फेवर कर रहा है आपको, जो कि एक रेयर चांस है, कोई कोई होता है, 1 इन मिलियंस बेसिकली, तब जाके आपका वो जो तुक्का है ना वो सही हो गया बिना सोचे समझे, है ना। सो ये क्वेश्चन ना ही पूछा कीजिए until and unless आप लोगों ने अपनी तैयारी परफेक्टली की हुई है तो। Now the number of valence electrons in the elements A and B are 4 and 6 respectively. Number of valence electrons in the elements A and B are 4 and 6 respectively. The most probable compound formed from A and B is. तो यहां पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि in a neutral molecule the sum of bonding valence electrons
on each element must be equal to the total number of valence electrons in the entire compound. समझ में आई? इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मैं एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बारे में यहाँ बात कर रही हूँ और ये कह रही हूँ द सम ऑफ बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच एलिमेंट must be equal to the total number of valence electrons in the entire compound. So, the total charge on cation has to be equal to the total charge on the anion. अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर ये कहती हूँ let x जो है, let x be the number, let x be the number of A atoms, let x be the number of A atoms with charge C1 and y be the number of B atoms with charge C2, with charge C2. So in ionic compounds valency जो होती है, valency gives indication of charge on ion. In ionic compounds कहने का मतलब है valency gives indication of charge on the ion. So मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी C1 is equals to 4. Since A जो है it loses 4 electrons. Number of valence electrons in the elements A are 4 and in B are 6. तो यहाँ पर देखो let x be the number of atoms with charge C1 and let y be the number of atom and y be the number of atoms of y be the number of B atoms, x be the number of A atoms, y be the number of B atoms, charge C2. इससे पहले मैं एक चीज और लिखना चाहूंगी यहाँ पर कि in ionic compounds, in ionic compounds, in ionic compounds valency gives indication, valency gives what? Indication of charge on ion. Valency gives indication of charge on ion. इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए मैंने क्या कहा, मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक बात बोली, मैं थोड़ा सा पेन कम कर लेती हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा C1 क्या है 4 since A loses 4 electrons and C2 क्या है 2 है, ठीक है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट्स A क्या है 4 है, तो C1 क्या हो जाएगा 4 सिंस A loses 4 इलेक्ट्रॉन्स. C2 क्या है 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो C2 ने इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे सिंस B gains 2 electrons. Yes or no? Just let me know if I am making the things clear to you people over here. ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मेरा यहाँ पर कहने का मतलब था कि एक जो न्यूट्रल कंपाउंड होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, सो द सम ऑफ बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स on each element must be equal to the total number of valence electron in the entire compound. So the total charge on cation has to be equal to the total charge on the anion basically. So x be the number of atoms with charge C1 and y be the number of atoms with charge C2. ठीक है, तो हमने ये लिखा, तो हम यहाँ पर अब ये लिख सकते हैं, ये वाली चीज क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, ऊपर लिख रही हूँ x into C1 is equals to y into C2. So it will be equals to 4 into x is equals to 2 into y, which means what? X by y is equals to 2 by 4, which is equals to 1 by 2. So हम ये लिख सकते हैं AB2 is the right answer to the question. Option C is the right answer.
ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एटॉमिक साइज ऑफ गोल्ड इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ सिल्वर. व्हाई? एक ही शब्द का यहाँ पर आंसर है, एक ही मतलब दो वर्ड्स का आंसर है ये. आप मुझे बता देंगे, मुझे समझ में आ जाएगा. बस वासु, नॉट टू वरी बेटा. Atomic size of gold is almost same as that of silver due to the very simple answer. बार बार हम इसको repeatedly बोलते हैं. The effect of lengthenoid contraction. The effect of lengthenide. The effect of lengthenide contraction. The effect of lengthenide contraction. ये है इसका सही जवाब. Moving ahead and talking about the next particular question, and here it is. Again, ये वही same questions हैं जो हम बार बार आपके एग्जामिनेशंस में आपसे पूछे जा रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? बताइए. बेसिक ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं, ये आप लोगों को मुझे बताना है. फटाफट से बताइए जी. या विच ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड? या पीपल, टेल मी, टेल मी. Which of them are correctly matched, people? देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में. आई होप यू पीपल विल एग्री टू इट. बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, सो In2O3 हमारा बेसिक ऑक्साइड है. K2O ये हमारा बेसिक ऑक्साइड है. लेकिन SnO2 इट्स बेसिकली कार्बन सिलिकन जर्मेनियम, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम, SnPb. आप यहाँ पर देखेंगे कि what I literally want to talk about for this particular question, मैं आपको करेक्ट आंसर यहाँ बताना चाहूंगी. द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज एसिडिक ऑक्साइड्स में Mn2O7, SO2 एंड TeO3, दीज आर एसिडिक ऑक्साइड्स. लेकिन अगर हम SnO2 के बारे में यहाँ बात करते हैं, सो SnO2 क्या है, पहले तो आप ये बताइए. क्या ये एसिडिक है, क्या ये बेसिक है? SnO2 क्या है भाई, ये बताइए आप मुझे. सो SnO2 रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस. सो SnO2 हमारा यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि ये एम्फोटेरिक है. ये एम्फोटेरिक है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया. न्यूट्रल ऑक्साइड में 9 को नाश हुआ, 9 को नाश हुआ, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको. सो इट्स NO, CO, N2O एंड H2O. सो ये हमारा गलत हो गया. एसिडिक में दिस इज एसिडिक. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के अंदर आप बात करते हैं अब हम. इफ आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो आप मुझे बताइए. देखो, ये जो BeO है ना बेटा, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, लेकिन ये अपने ग्रुप में एसिडिक है. ठीक है. अगर मैं बात करती हूँ GeO के बारे में, सो GeO आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं. लेकिन जो मैं बात करूँ Ga2O3 के बारे में, गैलियम के बारे में, गैलियम के बारे में क्या कहेंगे आप? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट गैलियम? या पीपल, गैलियम के बारे में क्या बोलेंगे आप? Ga2O3 क्या है? Ga2O3 क्या है? Ga2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. Ga2O3 हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. ठीक है. Ga2O3 is amphoteric oxide. Okay. If I just talk about GeO, अगर मैं जर्मेनियम के बारे में बात करूं, सो GeO क्या है? GeO क्या है?
टेल मी, जीईओ हम सोच तो रहे हैं कि एम्फोटेरिक होगा, लेकिन जीईओ जो होता है ये डिस्टिंक्टली एसिडिक होता है, ये डिस्टिंक्टली एसिडिक होता है, इसलिए इसको याद रखना। बीईओ हम कह सकते हैं एम्फोटेरिक है, जीए2 एम्फोटेरिक है, लेकिन जीईओ डिस्टिंक्टली एसिडिक है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। बात करते हैं हम नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन बिलो containing neutral, acidic, basic and amphoteric oxide each respectively is। अब बताओ, न्यूट्रल तो हमें पता चल गया NO है, एसिडिक ZNO क्या होता है ये बताइए आप मुझे। हाँ जी, ZNO बेटा एम्फोटेरिक होता है, तो न्यूट्रल तो NO हो गया, एसिडिक इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो इसका मतलब बी और ए गलत हो गए। फिर उसमें कहा गया है एम्फोटेरिक, फिर ZNO है, फिर सी बेसिक है हमारा, नहीं नहीं नहीं, एसिडिक के बाद बेसिक, सो डी है। NO is neutral, CO2 is acidic, CaO is basic and ZNO is amphoteric। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, डी है। लेट्स मूव एंड टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द गिवन 4 एलिमेंट्स इज। The correct order of first ionization enthalpy for the given 4 elements is। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो, पहले फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की। द रीजन फॉर इट यू पीपल बेटर नो, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एक्टिनॉइड सीरीज इज ग्रेटर and gradual than that in lengthenoid series due to, then that in lengthenoid series is due to। देखो, एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर कह रहे हैं कि ज्यादा साइज डिक्रीज हो रहा है इन कंपैरिजन टू लेंथेनॉइड सीरीज। इसका रीजन क्या है मैं बताऊं आपको। लेंथेनॉइड के अंदर वी यूज बेसिकली 4f ऑर्बिटल जो कि डिफ्यूज्ड हैं, लेकिन एक्टिनॉइड में वी यूज 5f ऑर्बिटल जो कि ज्यादा डिफ्यूज्ड हैं। जो ज्यादा डिफ्यूज होगा उसका ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, तो इस हिसाब से देखा जाए 5f ऑर्बिटल्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, है ना। अगर आप लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को अगर आप देखें, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को अगर आप देखें, हाँ जी, तो क्या बताएंगे आप मुझे। पीपल लेट मी नो। सो अगर मैं लेंथेनॉइड्स के बारे में यहाँ बात करूँ, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट लेंथेनाइड्स, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इट्स xenon, then it comes out to be 4f, 1 to 14, 5d, 0 से 1, 6s2 बेसिकली। ठीक है, यस। और अगर मैं एक्टिनाइड्स के बारे में बात करूं, तो इफ आई जस्ट टॉक अबाउट एक्टिनाइड्स, तो यहाँ पर इट विल बी रेडॉन, देन इट इज 5f 1 to 14, 5f 1 to 14, 6d 0 to 1 एंड 7s2। तो यहाँ 5f ऑर्बिटल है, यहाँ 4f है, 5f आर मोर डिफ्यूज्ड इन 4f, इसका मतलब इनका ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से साइज एक्टिनॉइड्स का कम होगा इन कंपैरिजन टू लेंथेनाइड्स। या talking about this particular question, fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine। Why? Because fluorine bond has a low enthalpy of dissociation, fluoride ion has high hydration enthalpy, electron gain enthalpy of fluorine is less negative than chlorine, fluorine has a very small size। तो ये चारों जो हमारे ऑप्शंस हैं ये सही हैं, दीज आर द राइट स्टेटमेंट्स, लेकिन अप्रोप्रिएट कौन सी होगी फॉर द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन हैज अ लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, फ्लोराइड आयन हैज अ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्योंकि साइज छोटा है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, जिसकी वजह से इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ए एंड बी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर।
ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर पूछा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। ओ वाओ, अ गुड क्वेश्चन। ये है एक्स एंड ये है वाई, एक्स एंड वाई। These are 419 एंड 590। ये है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी 1 और ये है आयनाइजेशन एनर्जी 2, जहाँ पर इनका जंप है पूरा 3069 पे तो इसका और 1145 पे इसका। तो बताइए एक्स और वाई क्या है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जैसे हमें पता है फॉर एल्कली मेटल्स, तो एल्कली मेटल्स के बारे में अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, सो वी डू हैव NS1 एंड वहाँ पर होता है NS2, जर्नल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एल्कली मेटल्स एंड फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए 419 है, लेकिन उसके बाद में यू एक्चुअली गेट टू नो, यस टेल मी। हाँ जी पीपल, लेट मी नो। हम्म। तो एक तरह से मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि यहाँ पर हमारी कोई नोबल गैस होगी एंड देन NS1, और यहाँ पर हमारा कोई नोबल गैस होगा फिर NS2। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, इसलिए पहली आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम है, लेकिन उसके बाद सीधे नोबल गैस आ गया भैया। बाप रे बाप, तौबा रे तौबा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल, इसीलिए इसकी एनर्जी फिर बढ़ गई। तो पहला एक्स इज एल्कली एंड दूसरा वाई विल बी एल्कलाइन अर्थ मेटल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। Moving ahead with this particular question, the IUPAC name of an element with atomic number 119. So 1 is basically un, 1 another is un, and 9 is n basically. So it will be un, n, em. ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। गेडोलिनियम GD हैज अ लोअर वैल्यू of third ionization enthalpy, why? अब गेडोलिनियम के बारे में अगर मैं बात करती हूँ बच्चा पार्टी, सो इसका एटॉमिक नंबर है 64। ये एक लेंथेनाइड है, इट इज अ लेंथेनाइड बेसिकली। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है xenon 4f7 5d1 एंड 6s2 बेसिकली, है ना। सो इसका कहा गया है कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की गेडोलिनियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, सो वील बी एक्चुअली लेफ्ट विद xenon 4f7 एंड 5d1। तो थर्ड आयनाइजेशन की जो वैल्यू है वो काफी कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है डी सबशेल में से, और जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है डी सबशेल में से, ठीक है, वी गॉट दैट थिंग, उसकी वजह से इट इज गोइंग टू हैव अ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो इट्स बिकॉज ऑफ द हायर एक्सचेंज एनर्जी वी कैन से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन केस ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम 5d एंड रिजल्टेंट कॉन्फ़िगरेशन जो होगा इट विल बी xenon 4f7, और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि इसकी हाई एक्सचेंज एनर्जी है एंड हेंस लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, फैक्चुअल है ये क्वेश्चन। अनइलियम को क्या कहते हैं, अननिलट्रियम को क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट यू नीड टू एक्चुअली गो अहेड विद। तो सीधे स्ट्रेट अवे मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ एंड ओवर हियर यू कैन जस्ट हैव अ लुक। ठीक है, सो इन अ वे व्हाट वी आर गोइंग टू से, अननिल एम को हम मेंडेलियम ही कहते हैं, अननिल एम को हम मेंडेलिवियम कहते हैं, अननिल ट्रियम को हम लॉरेंसियम कहते हैं, अननिल हेक्सियम को हम सीबोर्गियम कहते हैं, लेकिन अन नियम को हम डरमेस्टेडियम नहीं कहते, उसको हम रो रोएंटिगियम कहते हैं। सो इट्स अ फैक्चुअल थिंग दैट यू नीड टू लर्न। कुछ चीजें होती हैं जो आपको स्ट्रेट अवे याद करनी पड़ती है, अदरवाइज देयर माइट बी अ प्रॉब्लम बच्चा, देयर माइट बी द प्रॉब्लम। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको डायरेक्टली याद करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे ये तो हमने अभी भी सॉल्व भी कर लिया था। CO क्या है, न्यूट्रल है। BaO क्या है, बेसिक है। Al2O3 क्या है, एम्फोटेरिक है। Cl2O7 क्या है, एसिडिक है। अब उसके हिसाब से आप इजीली इसको मैचअप कर सकते हैं। ठीक है पीपल, सो इन टोटल आई थिंक वी डिड
all the questions nicely, but this is a question for your homework. ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ. इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करना, पता चल जाएगा कौन सिंसियरली देख रहा है कौन नहीं देख रहा. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. अब मैं आपको मिलूंगी अभी ही, जस्ट आधे घंटे बाद ही मिलने वाली हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन अब मैं आपको ऐप पे मिलूंगी. ठीक है, आई विल बी मीटिंग यू ऑन द ऐप. I'll be taking the session of practice questions of GOC basically. It's for JEE mains. So Mvibe के JEE वाले प्लेटफॉर्म पे आना, वहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ GOC हम मिलके करेंगे. ठीक है, आफ्टर हाफ एन आवर शार्पली एट 3 PM. बाय बाय एंड टेक केयर. Keep imbibing. We believe in you.